नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आज की वीडियो में हम आई दृष्टि की जो बुक आई है उसके करंट अफेयर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मेरा तरीका पता है, जिन्होंने भी घटनासार की सीरीज़ देखी है। मैं आपको बता दूं कि मैं साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू के करंट अफेयर भी आपको बताता रहूँगा, कुछ मैपिंग भी कराऊंगा आपको। और इस सीरीज़ में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ मैं हाईलाइट करता रहूँगा कि ये मेंस के लिए आपको नोट डाउन करते जाना है। साथ ही साथ कुछ कोट्स या कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स भी बताऊँगा। आप लोगों को बस क्या करना है, जहाँ जहाँ मैं बताऊँ कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और मुझे इस ये जो टेलीग्राम चैनल है यूपीपीसीएस एवरग्रीन, इस पे आपको ज्वाइन करके यहाँ पे आपको मेरी पर्सनल आईडी मिलेगी देव पेंग, वहाँ पे सेंड करना है। और जो मुझे सेंड करेगा मैं फाइनली इसका एक कंपाइलेशन बना लूँगा और इस कंपाइलेशन को आप ही लोगों तक डिलीवर कर दूंगा। बट आप लोगों को एक एक करके मुझे सेंड करते जाना है। जो कुछ मैं बताता जाऊँ ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज़ की ये यूनिक बात होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। तो मैंने आपसे बोला कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पेज नंबर 6 पे होगा। ये पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि कॉप 29 की बात हो रही है। 2024 में जो कॉप 29 होगा नवंबर में, वो कहाँ पर आयोजित होगा? अजरबैजान में। कहाँ पर? अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल क्या है आप लोगों को पता है? बाकू, BAKU। अब देखिए कुछ मैपिंग करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको घटनासार की सीरीज में भी बताया था कि जब भी अजरबैजान का नाम आपके सामने आएगा तो आपको ये वाली लोकेशन मैप की याद रखनी है। ये लोकेशन, जैसे मैं पहले आपको ये लोकेशन अच्छे से समझा देता हूँ। ये है अजरबैजान, ये है अर्मेनिया, ये है जॉर्जिया। इस तरफ खुलता है ब्लैक सी, इस तरफ है कैस्पियन सी। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्मेनिया जो कंट्री है वो लैंड लॉक्ड है। क्या है? लैंड लॉक्ड है। और इसकी कैपिटल क्या है? येरेवन। इसकी कैपिटल क्या है? येरेवन इसकी कैपिटल है। तो हमने क्या ध्यान रखा कि अर्मेनिया लैंडलॉक कंट्री है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि अफगानिस्तान से क्या अर्मेनिया टच होता है या अजरबैजान टच होता है? तो आप मैपिंग पे देखिए कितनी दूर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान यहाँ कहीं है, तो अर्मेनिया टच नहीं होता है। तो हमने ये मैपिंग कर ली। जॉर्जिया इस तरफ है, अजरबैजान इस तरफ है, ये अर्मेनिया इस तरफ है। इनकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया की तबलिसी है, TABILSI। अजरबैजान की बाकू है और अर्मेनिया की येरेवन है, YERVAN। ठीक है, हमने मैपिंग कर ली। अभी हमने कौन सा कॉप किया था? कॉप 24 किया था। अब हम एक चीज़ जानते हैं, देखिए तो हमने कॉप 29 किया था जो कि 2024 में कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान में। अब हम देखते हैं कॉप 28 जो कि हो चुका है 2023 में। ये कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। दुबई में इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसमें 2 टारगेट आपको इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए आ सकता है। इसमें ये कहा गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करना है 2050 तक और रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है 2030 तक। मतलब ग्लोबली जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कंट्री वाइज, ये कहा गया है कि आपको अपने यहाँ कैपेसिटी बढ़ानी है न्यूक्लियर एनर्जी से ट्रिपल और रिन्यूएबल एनर्जी से ट्रिपल। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 तक का है, न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट 2050 तक का है। ये हमें भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और जानिए कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो डिस्प्यूटेड रहता है, नगोर्नो काराबक्स। NOGORNOKARABAKSHA। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। तो अगर एग्जाम में आए नगोर्नो काराबक्स रीजन किस किस कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो आप क्या टिक करोगे? अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए जो कॉप 28 हुआ था, इसमें 2 चीज़ें और हुई थी, वो इंपॉर्टेंट है। हुई तो बहुत सारी चीज़ें थी बट ये 2 इंडिया के कंटेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये इंडिया ने लॉन्च किया था कॉप 28 में। इसमें क्या करना है? हमको ऐसी एक्टिविटी करनी है जो प्रो प्लैनेट है, मतलब हमारे अर्थ एज ए प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है, तो मतलब ऐसी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकें या अपने बिहेवियर हैबिट्स को सुधारना है। तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के अंदर ये किया जाता है। इंडिया ने इसको कॉप 28 में लॉन्च किया है। इसके अलावा ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, ये भी इंडिया ने लॉन्च किया है। ये कौन लीड करता है इंडिया में? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या लीड करता है? ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। इसमें क्या होता है कि जो भी रिवर्स को क्लीन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंडिया में जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ये कौन सी इंस्टीट्यूट इंप्लीमेंट कर रहा है? मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव कौन इंप्लीमेंट कर रहा है और इसकी पहली महिला चेयरमैन भी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, बाकी जो सही बताएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि इस मीटिंग COP28 में हुई थी। COP28 में ये कहा गया था कि इंडिया COP33 को ऑर्गेनाइज करेगा 2028 में, ये बात की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने क्या कहा था कि COP33 को कौन ऑर्गेनाइज करेगा, हम ऑर्गेनाइज करेंगे 2028 में, ऐसा सर्वसम्मति से बात हुई है। तो COP33 कहां पे होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या इंडिया में पहले से भी COP हो चुका है? COP की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या इंडिया में पहले COP हो चुका है? हाँ, COP8 हुआ था 2002 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? अटल जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, COP33 याद रखेंगे, COP8 याद रखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट याद रखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट याद रखेंगे, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ईयर जरूर याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा ये रीजन भी हमें याद रखना है, और ये मैंने जो आपको मैपिंग कराई है ये भी याद रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है कि यूरोप में क्या बनाया गया, हाइड्रोजन वीक बनाया गया। तो उसमें एक्सक्लूसिव पार्टनर किसको बनाया गया, तो इंडिया को बनाया गया। याद रखेंगे, यूरोप में हाइड्रोजन वीक बनाया गया और एक्सक्लूसिव पार्टनर किसको बनाया गया, इंडिया को बनाया गया। ठीक है, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए दोनों करंट अफेयर श्रीलंका के हैं। एक श्रीलंका की PM बनी है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नेबरिंग कंट्री में कोई भी चेंज होता है हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए कैसे याद रखते हैं, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पहले ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम याद रखते हैं कि अनुरा दिसानायके। क्या नाम है, अनुरा दिसानायके। तो देखिए कैसे याद रखें कि श्रीलंका के में बहुत ज़्यादा अपहेवल चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, दिसानायके। कोई नायक होगा, नायक मतलब हीरो होगा, वही तो दिशा दिखाएगा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा दिखा रहे हैं, दिसानायके। तो हम याद रखेंगे प्रेसिडेंट हो गए दिसानायके। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है, हरिनी अमरसूर्या, हरिनी अमरसूर्या। तो कैसे याद रखेंगे, अब हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, किसी दिशा में जा रहे हैं, तो हमें प्रकाश की जरूरत है। जब तक उजाला नहीं होगा तब तक हम चल नहीं पाएंगे। तो प्रकाश कौन देता है, सूर्य देता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनी, अमरसूर्या बनी। देखो कुछ ना कुछ तरीके से एक ही बार हम वीडियो देखें और हमें याद हो जाए, मेरी ये कोशिश रहती है आप लोगों के साथ। तो हमने क्या याद किया, प्रेसिडेंट कौन हुए, दिसानायके, और प्राइम मिनिस्टर के नाम में सूर्या आ रहा है। क्लियर हो गया, ये श्रीलंका की बात है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कॉमर्शियल कॉन्सुलेट्स खोलने की स्थापना की बात की। तो अमेरिका में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, सितंबर में गए थे, तो उन्होंने 2 कॉन्सुलेट्स खोलने की बात की। वो कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना, बोस्टन और लॉस एंजल्स। अमेरिका में दोनों सिटी के नाम याद रखने, बोस्टन और लॉस एंजल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल कॉन्सुलेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं, तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां पर की गई, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। कहां पर की गई, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय और तिरुवल्लुर चेयर। तो देखिए हम जब ह्यूस्टन का H उठा लेते हैं, ठीक है, और तिरुवल्लुर का हमने H को अगर हाँ देखिए तिरुवल्लुर का हमने त लिखा और ह्यूस्टन का H लिखा, अगर ऊपर से हम थोड़ा सा हटा दें तो वो त ही बन जाता है। चलो कुल मिला के आप याद रखना कि कैसे करके इसे करना है। ठीक है, कुल मिला के आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडी है, तिरुवल्लुर एक संगम पोइट थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी कुरल, KURAL, या थिरुकुरल बोलते हैं, KURAL, इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम याद रखना। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मेंस के लिए आप नोट डाउन करोगे, देयर इज नो वर्ल्ड विदाउट वाटर, देयर इज नो वर्ल्ड विदाउट वाटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है, तो अमेरिका के सहयोग से पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होगा, इसमें चिप्स बनाई जाएंगी। ठीक है, इन चिप्स का कहाँ यूज़ करते हैं हम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क में इन चिप्स का यूज़ किया जाएगा जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। क्लियर यहाँ तक, आगे चलते हैं। तो याद रखना है कि अमेरिका के सहयोग से बना रहा है। अगला करंट अफेयर, देखिए क्वाड की जो मीटिंग हुई थी ना, तो कुछ वर्चुअल हुई थी और कुछ इन पर्सन हुई थी। तो टोटल 6 मीटिंग हो चुकी हैं, इन पर्सन टोटल 4 हुई हैं। तो यही बात कर रहा है कि क्वाड की जो 4th मीटिंग थी वो कहाँ पे आयोजित हुई, विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना, विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में इसकी मीटिंग का आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए वर्चुअल अगर मिला दें तो टोटल 6 हो गई हैं, वर्चुअल अगर मिला दें तो टोटल 6 हो गई हैं, वैसे इन पर्सन 4 हुई हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए इसी मीटिंग में एक चीज़ लॉन्च की गई कि हिंद
प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब इंडो पैसिफिक एरिया में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है, और क्वाड से रिलेटेड है। क्वाड ग्रुप ने इसको लॉन्च किया है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब क्वाड लीडर्स का 2025 का समिट कहां होगा? तो 2025 का समिट कहां होगा? इंडिया में होगा। तो हम याद रखेंगे 2025 का क्वाड का समिट कहां होगा? भारत में होगा। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्वाड के बाद एक टर्म निकल के आती है स्क्वाड, ठीक है। क्वाड और स्क्वाड अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो आप लोगों को यह बताना है कि स्क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं। देखिए 3 कंट्री तो सेम है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। एक कंट्री चेंज हुआ है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वाड और स्क्वाड का कंपैरिजन भी आ सकता है, तो हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए क्वाड ने जो तटरक्षक बल हैं और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स ने, इन लोगों ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए? इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सीमलेस फ्लो हो किसी भी चीज का, चाहे किसी ऑर्गन्स का हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सीमलेस फ्लो हो, इंफॉर्मेशन का सीमलेस फ्लो हो, ठीक है, और मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, तब इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी होती है। तो इंटरऑपरेबिलिटी को अच्छा करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इन क्वाड देशों ने एक और पहल लॉन्च की है इंडो पैसिफिक ओशन के लिए, जिससे कि सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग को किया जा सके। उस पहल का नाम क्या है? मैत्री। मैत्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, नोट डाउन कर लेना, मेंस में लिखने के काम में आएगी अगर क्वाड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। रिपीट कर रहा हूं, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है मैत्री की। आगे चलते हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो देखिए मेलबर्न विश्वविद्यालय कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। इसका पहला विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? तो इसका ग्लोबल सेंटर कहां खोला गया? नई दिल्ली में खोला गया, मेलबर्न विश्वविद्यालय का। यह हमें याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखेंगे। अब देखिए जॉर्डन के नए पीएम बने हैं। कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम याद रखना है, जाफर हसन। तो कैसे याद रखेंगे? जॉर्डन, जे से जाफर, ठीक है। जे सिमिलर मैच कर रहा है, और ऐसे सोच सकते हो, दिमाग मतलब एज्यूम कर लीजिए जॉर्डन के नए पीएम बने हैं, बहुत हंस रहे हैं, तो हसन से हंसना, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, एक बार रेज कर रहा हूं इसे। अगला है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो देखिए टाइफून यागी कहां पे आया था? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आया था। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे वियतनाम है, म्यांमार है, तो इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन चलाया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सद्भाव। याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भाव। स्पेशली म्यांमार, लाओस, इन कंट्रीज में चलाया था। तो ऑपरेशन सद्भाव किस साइक्लोन टाइफून के लिए चलाया गया? टाइफून यागी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में रिसेंट है तो आ भी सकता है। टाइफून यागी, ऑपरेशन सद्भाव जरूर याद रखना। इसका नाम इजीली चेंज किया जा सकता है, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सेवा, तो ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। इस अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर दूं। हाँ देखिए आईएसए में 101वां कंट्री कौन शामिल हुआ है? आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसमें 101वां कंट्री कौन शामिल हुआ है? नेपाल। देखिए हमारा कोई भी पड़ोसी कंट्री शामिल होगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली नेपाल के कंटेक्स्ट में, तो मैं भूलना नहीं है। इसके अलावा देखिए 100वां कंट्री भी हमें याद रखना है। 100वां कंट्री क्या है? पैराग्वे है, और पैराग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का, तो हम याद रखेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव में है, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे देखते हैं। देखिए टाइम पत्रिका की एक सूची आई है, उसमें 100 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें कितने प्रमुख भारतीय हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है, नंदन नीलकणी जी हैं, और अनिल कपूर। तो अनिल कपूर जी का नाम आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है कि टाइम पत्रिका में टॉप प्रभावशाली 100 लोगों में से अनिल कपूर जी एक हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? तो सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कि लीगली बाइंडिंग एक एग्रीमेंट साइन किया गया, तो किसने सिग्नेचर किए? तो अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, एंडोरा ने, जॉर्जिया ने,
ठीक है, ऑस्ट्रेलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल। तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे कंट्री हैं, अगर इंडिया इसमें शामिल होता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो आईएसए कब बना था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, COP21 में बना था। COP21 कब हुई थी? 2015 में पेरिस में हुई थी। कहां पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था, फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने इसका गठन किया था और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुड़गांव शहर में है, हरियाणा प्रदेश में, ठीक है, हरियाणा स्टेट में है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां खोला? तो अबू धाबी में पहला परिसर खोला। अब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ऐसा पहला आईआईटी कौन था जिसने अपना आउटसाइड कैंपस खोला? तो वो था आईआईटी मद्रास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, आईआईटी मद्रास कहां पे खोला? जंजीबार एक आइलैंड है तंजानिया में, तंजानिया का एक आइलैंड है जंजीबार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस आइलैंड का नाम। ये आइलैंड पता है किसके लिए फेमस है? क्लोव के लिए, ठीक है, क्लोव के लिए फेमस है, लौंग मतलब लौंग के लिए फेमस है, और तंजानिया का आइलैंड है। यहां पे पहला आउटसाइड कैंपस किसी आईआईटी ने खोला तो है आईआईटी मद्रास। इसके अलावा एक पोर्ट और है तंजानिया का जो इंडिया की एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, उस कंपनी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, कमेंट जरूर करना, जो भी क्वेश्चन पूछूं आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो वीडियो को, ठीक है। दार इल सलाम पोर्ट, इसको इंडिया की एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो नाम आपको बताना है, और ये तंजानिया का पोर्ट है, ठीक है। अब ये मेंस के लिए आप नोट डाउन कर लेना, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। अभी मेंस की इंफॉर्मेशन हम धीरे धीरे करके साइडलाइन करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब की है? सबसे पहले तो याद रखेंगे 2020 की, ईयर याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक विश्वविद्यालय भारत में एक कैंपस बना रहा है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूके का है, यूके का है, याद रखना, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, ठीक है, यूके का है, इसलिए याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ये तीनों करंट अफेयर एक ही लाइन में है, इनको एक साथ समझ लेते हैं। देखिए, हनुमान जी की 90 फीट की एक प्रतिमा लगाई गई है, कहां पे? अमेरिका में। इसको क्या बोला गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन बोला गया है। क्या? स्टैचू ऑफ यूनियन। और किस मंदिर में लगाई गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर में, अष्टलक्ष्मी मंदिर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहां पे आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से प्रोविंस में लगाया है, यूएसए के कौन से प्रोविंस में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, ठीक है, इसको स्टैचू ऑफ यूनियन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? स्मार्ट प्रयोगशाला मतलब स्मार्ट लैब बनाई जा रही है रिवर को क्लीन करने के लिए, और कौन कौन मिलकर बना रहा है? इंडिया और डेनमार्क मिलकर बना रहे हैं। कहां पे? वाराणसी में, वाराणसी में, ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक और चीज है, एक रिवर को लेके भी एग्रीमेंट हुआ है कि बेसिकली हमें क्या करना है कि इंडिया और डेनमार्क क्या कर रहे हैं कि क्लीन रिवर को लेके जो भी अच्छी प्रैक्टिसेज हैं उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वरुण रिवर को भी क्लीन करने की बात की गई है। वरुण रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वरुण रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये कहां से निकलती है? प्रयागराज से निकलती है, ठीक है, प्रयागराज से निकलती है, और वाराणसी में कहां पे आके मिलती है? सराय मोहना, सराय मोहना में आके मिलती है। तो ये रिवर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, और डेनमार्क के साथ हम ये कर रहे हैं, ये भी हमें याद रखेंगे। आगे चलते हैं कि देखिए, हाँ, इसमें देखो एक चीज इंपॉर्टेंट और है, ये चीज आप लोग मिस कर सकते हो पढ़ते हुए, कि ये जो प्रयोगशाला बनाई जा रही है इसमें ट्राईपार्टिक एग्रीमेंट हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट है, डेनमार्क की गवर्नमेंट है, आईआईटी बीएचयू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आईआईटी बीएचयू का इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई? थर्ड समिट है, तो भारत के द्वारा की गई। किसके द्वारा? भारत के द्वारा की गई। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि इंडिया इसकी मेजबानी अधिकतर कर रहा है, तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, एक सशक्त भविष्य के लिए, ठीक है। तो देखिए, सशक्त का मतलब क्या होता है? एम्पावर्ड। तो इसकी इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में थीम लिख लें, एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। सशक्त का मतलब क्या हो गया? एम्पावर्ड। तो थीम रिपीट कर रहा हूं, एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। आगे चलते हैं, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो देखिए, थाईलैंड की अभी क्या हुआ, थाईलैंड में नए प्रधानमंत्री बने हैं, पहले उनका नाम जान लेते हैं, पेंटोगर्टन सिनावात्रा। तो देखिए, ये तो हमें याद नहीं रहेगा,
ठीक है, तो क्या सिनावात्रा नाम याद रखते हैं, पेंटोगर्डन, पी सिनावात्रा। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में आ सकता है, देखिए प्रधानमंत्री का नाम आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा हुआ क्या था, क्यों नए प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो पुराने प्रधानमंत्री थे उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने एथिकल वायलेशन किया है। उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था कि अपनी कैबिनेट मिनिस्टर में एक ऐसे बंदे को शामिल कर लिया जिस पे आरोप लगा था कि वो कोर्ट के ऑफिशियल्स को ब्राइब दे रहा है। तो वहाँ की कोर्ट ने क्या किया, थाईलैंड की कोर्ट ने वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पेंटोगर्टान सिनावात्रा, ठीक है, थाईलैंड के हैं, भूलेंगे नहीं हम। आगे चलते हैं, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई। तो देखिए मैत्री ग्रांट इंडिया को कौन देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, जिससे कि रिसर्च और कल्चरल एग्रीमेंट को प्रमोट किया जा सके, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया जा सके। तो मैत्री ग्रांट कौन देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है इंडिया को, बहुत सारे फील्ड में प्रमोशन के लिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो भारत क्या कर रहा है कि न्यूजीलैंड के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या खोल रहा है, एक कॉमर्शियल कॉन्सुलेट खोल रहा है। कहाँ पे, ऑकलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाएगा कि कहाँ खोला जा रहा है। न्यूजीलैंड तो याद रहेगा, सिटी का नाम भी याद रखना है, ऑकलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं, गुजरात के गिफ्ट सिटी में 2 विश्वविद्यालयों ने कैंपस स्टैब्लिश किए। देखिए इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आया था 2023 में कि मतलब कौन मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से 2 विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने खोला था। ठीक है, तो क्या है, डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। तो आपको हो सकता है नाम अजीब से हैं, याद भी नहीं रहे, तो डीवी याद रखना है एटलीस्ट, के ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोल रहे हैं। डी से डिकिन याद रखना और वी से वोलोगोंग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। शेख हसीना 5 बार से प्राइम मिनिस्टर थी, बट उन्हें रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या कारण रहा कि वहाँ पे छात्रों ने विरोध बहुत किया, वहाँ की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में विरोध किया, तो इसलिए प्रधानमंत्री को वहाँ पे मतलब इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन बने हैं जो बांग्लादेश की सरकार को संभाल रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश को संभाल रहे हैं, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र कमान मतलब यूनाइटेड नेशन कमान, मतलब यूनाइटेड नेशन कमांड की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन कमांड में 18वां कंट्री कौन शामिल हुआ है, जर्मनी शामिल हुआ है। तो देखिए हमें क्या याद रखना है, यूनाइटेड नेशन कमांड एक 1950 में एक मतलब मिलिट्री फोर्स बनी थी। क्या बनी थी, मिलिट्री फोर्स बनी थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ना लड़ाई होती रहती है, तो नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है, तो इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन कमांड बनाया गया था, उसमें अब जर्मनी शामिल हो गया है। अब देखिए आपको 2 फैक्ट याद रखें कि 1953 में कोरियन वॉर हुई थी। क्या हुई थी, 1953 में कोरियन वॉर हुई थी और इंडिया ने काफ़ी मदद की थी, ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी कोरिया को। अब इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, 38th पैरेलल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, 38th पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे कि द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का एक अवार्ड मिला है, फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो देखिए मोदी जी को बहुत अवार्ड मिले हैं, इसके अलावा अगर किसी को मिल रहा है वो हमें याद रख लेना है जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो फिजी का अवार्ड किसको मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। अब देखिए फिजी, आपने हिस्ट्री में फिजी से रिलेटेड सुना होगा बाबा रामचंद्र का नाम, जो कि तो बाबा रामचंद्र फिजी से एसोसिएटेड थे, मतलब वो फिजी से इंडिया आए थे और अपने साथ हमेशा रामायण लेकर घूमते रहते थे। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था इंडिया में, बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए यूनेस्को की विश्व राष्ट्र समिति 46वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 46वां सम्मेलन। ठीक है, अब देखिए 45वें सम्मेलन से, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 46वां समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 45वां समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया के रियाद में हुआ था। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंडिया में लिस्टिंग की गई थी, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये रहा कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 45th समिट कहाँ पे हुआ था, रियाद में हुआ था, रियाद में। इसमें शांति निकेतन और होयसला टेम्पल को लिस्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए शांति निकेतन टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए। शांति निकेतन टेम्पल किसने बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ठीक है, इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं।
और इसके बाद होयसला टेम्पल कौन सी सेंचुरी का है? 13th सेंचुरी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंचुरी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 3 टेम्पल हैं, होयसलेश्वर टेम्पल, चिन्ना केशव टेम्पल और केशव टेम्पल। ये तीनों नाम याद रखने हैं। केशव टेम्पल कहाँ पे है? सोमनाथपुरम में है। चिन्ना केशव टेम्पल कहाँ पे है? बेल्लूर में है। और होयसलेश्वर टेम्पल हेलबीडी में है। तो एच से एच याद रहेगा, सी बी के बाद सी आता है तो चिन्ना केशव का बेल्लूर याद हो जाएगा। केशव टेम्पल आपको याद रखना है सोमनाथपुरम में है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन फिर निकल के आता है। मैंने आपको क्विज वाली सीरीज में कराया था कि यागची रिवर पे कौन सा टेम्पल है इन तीनों में से। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो होयसला के टेम्पल हैं ये सॉफ्ट स्टोन के बने हैं। किसके? सॉफ्ट स्टोन के। स्टोन इतना मुलायम होता है, इसलिए इन टेम्पल की शेप क्या होती है? स्टार शेप टेम्पल है। जैसे मैं ये स्टार बनाता हूं, ऐसी टेप की सैंपल है होयसला। तो पूछा जाए होयसला जो टेम्पल है उनकी शेप क्या है, तो स्टार शेप्ड है। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन के बने हैं। ये आपको बताना है कि यागची रिवर के पास कौन सा टेम्पल है। ठीक है, इसके अलावा आप टोटल कितनी साइट हो गई? 42 साइट हो गई हैं। अभी रिसेंटली 43वीं ऐड हुई है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ 43वीं कौन सी है। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात की जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंटेक्स्ट में इंडिया की कौन सी रैंक है? कुछ 6th रैंक है, भूलना नहीं है, 6th है। 6वें नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ये रहा कि मैंने भी आपको बताया 46वां समिट हुआ। 46वां समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 43वां इंडिया में ऐड किया गया। 42 तो अभी मैंने आपको बता दिया। 43वां क्या हो गया? मोइदम। मोइदम कहाँ पे है? अहोम राजवंश का एक टीला है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कब्रिस्तान है, जहाँ पे मतलब शवों को दबाया गया था अहोम साम्राज्य के टाइम पे। तो उस टीले को हमने मोइदम बोलते हैं, ये याद रखेंगे। और 43वें नंबर का है। और इसकी मीटिंग कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। 46 की। 45th की कहाँ हुई? रियाद में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि होयसला और शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, उसकी मीटिंग कहाँ हुई? तो सऊदी अरेबिया के रियाद में। ठीक है, इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें ये लेटेस्ट रैंकिंग याद रखनी है। पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 81 है। ठीक है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। ये आपको याद रखना है, सिंगापुर का पासपोर्ट है। ये वैसे भी आपको याद रहता होगा। आगे चलते हैं एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसकी मतलब मीटिंग हुई, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। ठीक है, भारत ने की, याद रखेंगे। अब देखिए एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कैसे याद रखेंगे? एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर कहाँ चढ़ गए? एवरेस्ट पे चढ़ गए और मसाल लेके चढ़ गए। तो मसाल से मिशल, क्रिस्टन मिशल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर में क्या बात की गई है कि हमने जन औषधि सेंटर का पहला ओवरसीज सेंटर खोला है। जन औषधि केंद्र का पहला ओवरसीज सेंटर खोला है। कहां पे? मॉरिशस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ब्लू स्टार वाले तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ने क्राफ्ट सिटी का दर्जा रिसेंटली किसको दिया है? जम्मू कश्मीर को। कई बार बता चुका हूं, याद रखना, डबल स्टार लगा लेना। और देखिए किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। इसके अलावा मल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक, इनको ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में टोटल कितने शहर हो गए? 4 शहर हो गए। नंबर भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं ग्रेविन वैक्स म्यूजियम। ये इस म्यूजियम ने क्या किया है? बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं शाहरुख खान की सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो ये म्यूजियम कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि गेविन वैक्स म्यूजियम ने, जो कि फ्रांस में है, किस अभिनेता के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं? शाहरुख खान के सम्मान में। ठीक है, सोने के सिक्के, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं कि एम जयशंकर कहाँ पर गए? भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। तो याद रखना पोर्ट लुइस कहाँ पर है? मॉरिशस में। इसके अलावा मैंने आपको तंजानिया का पोर्ट बताया था, कमेंट करके आप बता देना कि वो उस पोर्ट का नाम क्या था और कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है, ये भी बताना है। अब देखिए गैमी टाइफून हाल फिलहाल में कहां पर आया, इसने तबाही मचाई? तो ताइवान और फिलीपींस में। ताइवान और फिलीपींस में इसने तबाही मचाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ऐसा कौन सा देश बनाया है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज को लेके कानून बनाया है? दक्षिण अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। साउथ अफ्रीका ने क्या किया है? कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज को लेके कानून पारित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बताना है कि अफ्रीकन पेनिनसुला जो है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका कंट्री सबसे नीचे है, इस पे कौन सी केप है? कौन सी केप है ये? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो देखिए डिक सूप। कैसे याद रखेंगे? नीदर को पढ़ो नदर मतलब मदर, सिनोनिमस बना लिया मदर क्या बना रही हैं? सूप बना रही हैं। तो सूप, क्लियर हो गया। नीदरलैंड, नदर, मदर, सूप। आगे चलते हैं। देखिए
बहुत मतलब क्लोज लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन सा पहला देश बना है? डेनमार्क बना है। इससे पहले किसने लगाया था? न्यूजीलैंड ने लगाया था, लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट हो गया तो वो टैक्स हटा दिया गया। अब पूछा जाए पहली बार टैक्स किसने लगाया, तो डेनमार्क ने लगाया, यही टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, न्यूजीलैंड में जब ये टैक्स लगाया गया था तो उसको हम क्या बोलते थे? बर्प टैक्स बोलते थे, BERP, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं, उससे मेथेन का एमिशन होता है, और मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसलिए टैक्स लगाने की बात की जा रही है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री जब भी करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, स्पेशली CH4 का, ये याद रखना, ये गैस का नाम। आगे चलते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को लेके एक मीटिंग की, तीसरी मीटिंग की, कहाँ की? दोहा, कतर में। ये याद रखना, अधिकतर यही होती है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोहा, कतर में, ठीक है। अब देखिए, ये वाला तो मैं बता चुका हूँ। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। अब देखिए, अभी मैंने द्रौपदी मुर्मू जी का बताया, उन्हें फिजी का अवार्ड मिला है। मोदी जी को रसिया का अवार्ड मिला है, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज एंड अपोस्टोपल, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो रसिया का अवार्ड किसको मिला है? रूस, मतलब मोदी जी को मिला है, ये हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो। तो देखो कैसे याद रख सकते हैं हम। देखिए पनामा का उठाया नाम, अगर किसी का नाम हो जाएगा तो उसको बहुत जोश आ जाएगा और लोग उससे मिलने आएंगे। तो नाम पनामा, जोश और मिलने से मिलने। तो कुल मिला के एटलीस्ट आप जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ये पता लग गया, अच्छा इतना डिटेल, मतलब इसके नाम में जोश था, पनामा नाम हो गया, जोश हो गया, तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो एक दो बार इसको खुद से बोल लेना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना अपना तरीका कोई बना लेना। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। इतनी सारी फैक्चुअल पेपर आता है तो हमें याद करना बहुत जरूरी है। इसका लास्ट क्वेश्चन आज का कि कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? भारत की अध्यक्षता में। सबसे पहले याद रखना, पहली बार भारत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है कोलंबो प्रोसेस की। कहाँ पे? जेनेवा में हुई, जेनेवा में, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए न्यूजीलैंड का नाम आया था, तो देखिए न्यूजीलैंड में एक माउंटेन है सदर्न एल्प्स। मान लो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के माउंटेन का नाम क्या है? सदर्न एल्प्स, सदर्न SOUTHERN, सदर्न एल्प्स, ठीक है। यूरोप में जो माउंटेन है उसका नाम है एल्प्स। एक माउंटेन है माउंट एटलस, ये अफ्रीका में है, जहाँ पे अल्जीरिया और मोरक्को है ना, ये मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक सी है इधर। तो अल्जीरिया और मोरक्को पे कौन सा माउंटेन है? माउंट एटलस, ठीक है। चलिए याद रखेंगे इतना सारा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।